देखो तीन वेक्टर जब होंगे, तीन वेक्टर के बीच में अपने पास जो प्रोडक्ट पॉसिबल है वो तीन प्रकार के प्रोडक्ट पॉसिबल है। मान लो वेक्टर ए बी सी है। अब पहला प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया है ए डॉट बी डॉट सी। ए और बी के बीच में डॉट कर दो और फिर उसका सी से डॉट कर लो। ए और बी का जब मैं डॉट करूंगा तो मुझको एक स्केलर मिलेगा, तो स्केलर मान लो ये आपके पास लैम्डा मिल गया। इसका जब मैं सी से डॉट करूंगा तो डॉट जो है दैट विल नॉट बिहेव एज ए डॉट, क्योंकि ये तो नंबर है, स्केलर है। स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट डॉट जैसा काम नहीं करेगा, वो मल्टीप्लीकेशन जैसा काम करेगा। तो दिस डॉट विल नॉट बिहेव एज ए डॉट, ये मल्टीप्लीकेशन जैसा काम करना पड़ेगा इसको। इसलिए हम कहेंगे दिस इज मीनिंगलेस, ये मीनिंगलेस है भाई। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एंड में डॉट प्रोडक्ट डॉट जैसा काम नहीं कर रहा, ये कैसा काम कर रहा है, ये आपका मल्टीप्लीकेशन जैसा काम कर रहा है। ठीक है। नाउ दूसरा प्रोडक्ट पॉसिबल होगा कि ए और बी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करो और फिर डॉट कर दो। ए और बी के बीच में अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर का अगर सी से डॉट करूंगा तो मुझे फाइनली स्केलर मिल जाएगा, और इसे मैं कहूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। या आपका एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी और ट्रिपल प्रोडक्ट, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है। तीसरा जो मैं डॉट डिफाइन करूंगा वो करूंगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अब ए और बी का क्रॉस करूंगा तो मुझे वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का सी से क्रॉस करूंगा तो फिर मुझे वेक्टर मिलेगा, तो इसे मैं कहूंगा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तीन वेक्टर के प्रोडक्ट में अपने को मेनली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ना है। स्कूल में तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हटा दिया गया है, ठीक है ना। लेकिन कंपटीशन में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहां से क्वेश्चंस आपके नॉर्मली आएंगे। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, आ जाइए उसके ऊपर। ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ए क्रॉस बी का पहले मॉड निकाल लीजिए, तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू एन कैप, ये होगा ए क्रॉस बी। अब इस क्वांटिटी का डॉट करना है सी से, तो हो जाएगा मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप डॉट सी। एन कैप और सी के बीच में डॉट कर लो, हो गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा लो, मॉड ऑफ एन कैप मॉड ऑफ सी और इनके बीच का एंगल का कोसाइन, तो मान लो इसके बीच का एंगल फाई है, तो फाइनल रिजल्ट बन गया मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू साइन थीटा इंटू कॉस फाई। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ ए क्रॉस बी डॉट सी। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक समझिए। तो हमने क्या करा, पहले ए और बी के बीच में क्रॉस की डेफिनेशन लगा ली। सपोज कर लिया कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, फिर एन कैप और सी के बीच में डॉट पर लगाया, और ये सपोज किया कि एन कैप और सी के बीच का एंगल क्या है, फाई है। यहाँ पे ध्यान रखना, वेयर व्हाट इज एंगल, वेयर एंगल बिटवीन वेक्टर ए, ऐसा लिखते हैं एंगल, है ना, मालूम है ना, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज थीटा, एंड एंगल बिटवीन एन कैप मतलब होगा ए क्रॉस बी, ध्यान रखना, एंड एंगल सी इज फाई। तो सपोज कर लीजिए कि आपके पास ये एक वेक्टर है, यहां लग गया मान लो ओ ए वेक्टर, ये लग गया आपके पास ओ बी वेक्टर, वेक्टर बी, और ये एंगल थीटा है। तो ए क्रॉस बी जब मैं निकाल रहा हूं, पैरेललोग्राम थोड़ा अच्छे से बना दूं, ए क्रॉस बी जब मैं निकाल रहा हूं तो ए क्रॉस बी हो जाएगा कितना, हाफ ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या होगा, एन कैप जो होगा वो ओ ए और ओ बी दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, इस पेन की डायरेक्शन में होगा बाहर आते हुए। ये पेन की डायरेक्शन बाहर आते हुए होगा, तो इसको तो मैं यहाँ कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा, ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा एन कैप। अब तीसरा वेक्टर आपके पास है सी, ठीक है।
तीसरा वेक्टर है सी, ये मान लो तीसरा वेक्टर सी है। इस वेक्टर सी का इस एनकैप से जो एंगल है वो है फाई। भाई आपके पास ये एनकैप इधर है और तीसरा वेक्टर सी इधर कहीं आ रहा है, तो उसके बीच का एंगल कितना आपका फाई। अब आप ध्यान दीजिएगा कि सी और एनकैप के बीच का एंगल अगर फाई है तो अपने पास ये डेफिनेशन होगी, ये होगी बात। तो ये अब आपको तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ए क्रॉस बी आपके पास ये मिल रहा है, यहां से मिला। एनकैप इसके परपेंडिकुलर मतलब बाहर की तरफ आया, आउटर आ रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है ऐसे। और ये जो वेक्टर सी है उसके बीच का एंगल जो है वो अपने पास जो है फाई दिया हुआ है। अब ये देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर मैं ए बी साइन थीटा की बात करूं, ए बी साइन थीटा, केवल ए बी साइन थीटा को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो क्या मिलेगा देखो, ए क्रॉस बी डॉट सी, अगर मैं इसको लिख दूं मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा और लिख दूं मॉड ऑफ सी इंटू कॉस फाई, ऐसा लिख देते। ना मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ये तो ए क्रॉस बी है, ये तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम हो गया ओ ए बी बी, ये वही है ना ए क्रॉस बी का मॉड। So this is nothing but area of parallelogram OADB into mod of C cos phi। ध्यान दीजिएगा mod of C cos phi का मतलब क्या होगा, ये जो एनकैप वेक्टर है इसके ऊपर अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, cos phi मतलब प्रोजेक्शन बेटा, ये मान लो E पर मीट कर रहा है तो जो OE है ये आपका जो है प्रोजेक्शन है, लेंथ OE। तो mod of c cos phi, mod of c cos phi nothing but this OE height या OE length, तो इनटू ये OE बन जाएगा इस डायग्राम के अंदर, या मैं कह दूं तो ये हाइट। अब एरिया ऑफ बेस को, एरिया को अगर मैं हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो थ्री डायमेंशन फिगर बन गया। सो दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम देगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। ए क्रॉस बी डॉट सी एक्चुअली में एक आपको पैरेललोपाइड क्या होता है, पैरेललोपाइड का मतलब जैसे ही आप जिस रूम में बैठे हो वो आपका क्यूबॉइड या क्यूब है, क्यों, क्योंकि उसके फेसेस जो है रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल की जगह ये फेसेस आपके पैरेललोग्राम हो जाएंगे तो उसको हम पैरेललोपाइड कहेंगे। जैसे जनरल नेम पैरेललोग्राम होता है, उसका केस क्या होता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर होता है, वैसे जनरल नेम पैरेललोपाइड है और उसके पर्टिकुलर केस है क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो अगर इसके फेसेस आपके पास क्या हो जाए, पैरेललोग्राम हो जाए तो पैरेललोपाइड मिल जाएगा। तो ये जो पैरेललोपाइड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा ए क्रॉस बी डॉट सी। तो ये जो आपके पास ए क्रॉस बी डॉट सी है इसको हम बहुत बार बॉक्स प्रोडक्ट भी लिखते हैं, तो लिखते हैं क्योंकि ये एक प्रकार से क्लोज्ड बक्से का वॉल्यूम दे रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एन कैप ऊपर था तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, एन कैप तो नीचे भी हो सकता है। अगर एन कैप नीचे होगा और सी ऊपर होगा तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई, और कॉस पाई माइनस पाई नेगेटिव हो जाएगा। तो जब तक ये एन कैप आपका ऊपर की तरफ आ रहा होगा तब तक ये आपका वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव बनेगा, और जैसे ही एन कैप नीचे की तरफ जाएगा और सी ऊपर की तरफ होगा तो वॉल्यूम आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वॉल्यूम आ रहा है ये आपका पॉजिटिव वॉल्यूम है। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ध्यान दीजिए। वॉल्यूम नेगेटिव भी पॉसिबल है। पॉजिटिव कब है, जब ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करे। एबीसी का जो साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करेगा, ए क्रॉस बी डॉट सी, ये साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करेगा तो वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, आगे चल के हम आपको ये और बताएंगे कि जो बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी है, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का मतलब क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी का मतलब है पहले दो का क्रॉस तीसरे का डॉट, ए क्रॉस बी डॉट सी। दिस इज सेम एज बॉक्स प्रोडक्ट बीसीए, अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू सेम है, सेम एज बॉक्स प्रोडक्ट सीएबी। and all these are and
all these are positive volume plus V. अब अगर साइक्लिक ऑर्डर उल्टा कर दूंगा, एबीसी की जगह अगर साइक्लिक ऑर्डर बीएससी, ये कैसे होता मैं बता दूंगा आपको, लेकिन अभी तक नोट कर लो, बीएससी कर दूंगा मान लो, बॉक्स प्रोडक्ट बीएसी, then this will be equal to minus times of box product ABC. Means this will become minus. तो अगर आप रिवर्स ऑर्डर कर दोगे इसका, तो इसका वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी ए क्रॉस बी निकाल रहे थे, यहाँ पे क्या आएगा, बी क्रॉस है, और आप जानते हो कि बी क्रॉस है इज माइनस टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, ऑटोमेटिक नेगेटिव आ गया। रीजन क्या है, जब मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा और राइट हैंड स्क्रू को यहाँ पुट करके जब मैं रोटेट करूंगा बी से ए की तरफ, तो अब ये स्क्रू बाहर निकलने की बजाय अंदर जाएगा, उस केस में एन कैप नीचे आएगा। अब नीचे एन कैप है और ऊपर सी है, तो एंगल पाई माइनस पाई। आगे बात समझ में? तो वॉल्यूम आपका पॉजिटिव भी है, वॉल्यूम आपका नेगेटिव भी है, ठीक है, क्लियर? अगली बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये वॉल्यूम पॉजिटिव है, पॉजिटिव वॉल्यूम है, तो ये जो एबीसी जो आपको 3 डायमेंशन फिगर बनाएंगे, ठीक है, उस सिस्टम को हम कहेंगे राइट हैंड सिस्टम। नोट कर लीजिए इसको, पॉजिटिव है तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड सिस्टम। ये है राइट हैंड सिस्टम। एक मिनट नीचे लिखो, उसको ऊपर लिखना ठीक नहीं है, पॉजिटिव है, इसको और नीचे लिख दूंगा, फिर से लिख दूंगा, है ना? ये पॉजिटिव है, देयरफॉर जो वेक्टर एबीसी है फॉर्म राइट हैंड सिस्टम। 3 डायमेंशन में 2 सिस्टम होते हैं, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। और अब अगर मैं रिवर्स ऑर्डर कर दूं, मतलब बी ए सी, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी सी एंड दिस इज माइनस बी, और नेगेटिव है तो जो रिजल्ट, तो यहाँ पे जो सिस्टम बनेगा बी ए सी का, वो बनेगा आपका इस लेफ्ट हैंड। राइट हैंड सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर मैं ए से बी की तरफ, अगर मैं ए से बी की तरफ रोटेट करूंगा राइट हैंड स्क्रू को, तो ये स्क्रू जिस डायरेक्शन में एडवांस करेगा, ठीक है ना, उस डायरेक्शन में आपने सी लिया, उस डायरेक्शन के अलोंग कुछ एंगल बनाते हुए सी लिया। लेफ्ट हैंड में क्या, जिस तरफ एडवांस कर रहा था उसके आपने उल्टा डायरेक्शन में सी को लिया, या जिस डायरेक्शन में सी लिया हुआ है, ये स्क्रू उसके उल्टे डायरेक्शन में एडवांस होगा, ठीक है? तो राइट हैंड सिस्टम का नॉर्मल जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, राइट हैंड सिस्टम ऐसा होता है, इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, इधर जेड होता है, दिस इज राइट हैंड सिस्टम। और लेफ्ट हैंड सिस्टम का ग्राफ नॉर्मली ऐसा होता है, इधर वाई होता है, इधर एक्स होता है और इधर जेड। ये है दोनों में डिफरेंस। बी क्रॉस ए, वाई क्रॉस एक्स निकालेंगे तो जेड की तरफ जाओगे, या एक्स क्रॉस वाई निकालोगे तो जेड की तरफ जाओगे। तो अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू, कभी भी बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, मतलब आप समझ लेना कि उसको आपको वेक्टर ए को इधर लेना है, वेक्टर बी को इधर लेना है, वेक्टर सी को इधर लेना है। और नेगेटिव आ गई, इसका मतलब वेक्टर ए को इधर लेना है, वेक्टर बी को नीचे लेना है, और वेक्टर सी को, ठीक है? तो कभी ऐसा आ जाता है कि भाई राइट हैंड सिस्टम फॉर्म कर रहा है क्या, तो सीधा सीधा बॉक्स प्रोडक्ट निकाल के देख लो, तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो जो वेक्टर ए पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, ए बी सी फॉर्म है राइट हैंड सिस्टम। ए कहां लगेगा, एक्स के अलोंग, बी कहां लगेगा, वाई के अलोंग, सी कहां लगेगा, जेड के अलोंग, सिस्टम वो बनेगा। और लेफ्ट हैंड सिस्टम, बी कहां लगेगा आपका, वाई के अलोंग, ए कहां लगेगा, एक्स के अलोंग, सी कहां लगेगा, जेड के अलोंग, और सिस्टम ये बनेगा। ये है लेफ्ट हैंड सिस्टम, वो राइट। नोट डाउन कर लो। अगला मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, बताइए कि मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या होगी भाई वैल्यू? देखिए, बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी की अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा दोनों मैक्सिमम होना चाहिए। बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी
क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी साइन थीटा इंटू कॉस फाई। तो क्लियर दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1, और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो भी है 1। तो ऑब्वियसली अगर मैं इसके मॉडुलस की बात करता हूँ, मॉड इसलिए लगा दिया मैंने क्योंकि कॉस की नेगेटिव वैल्यू में कंसिडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो ये भी 1 ये भी 1, तो टोटल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपके पास मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ, ठीक। और ये कब मैक्सिमम होगी, जब साइन थीटा भी 1 होगा और कॉस फाई भी 1 होगा। दिस मैक्सिमम इफ साइन थीटा इक्वल टू 1 एंड कॉस फाई इक्वल टू 1। साइन थीटा इक्वल टू 1 का मतलब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ए एंड बी मस्ट बी परपेंडिकुलर। cos फाई इक्वल टू 1 का मतलब फाई इक्वल टू 0, फाई इक्वल टू 0 का मतलब angle between n cap and c must be 0. It means c is parallel to vector c is parallel to n cap. ये क्वेश्चन आईटी का है, क्वेश्चन क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बताने वाला हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि भाई बॉक्स प्रोडक्ट की तो ये डेफिनेशन होती है, इसके मॉड की मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो मॉड की मैक्सिमम वैल्यू ये कब होगी, जब ये 1 और ये 1 हो गया। तो ये 1 और 1 हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, तो उस समय होगा जब थीटा 90 होगा और फाई आपका 0 होगा। ओके, अच्छा मिनिमम वैल्यू कब होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, मॉडुलस की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हूं मैं, ध्यान रखना इसके मॉड की मिनिमम वैल्यू तो हो जाएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू मॉड ऑफ साइन थीटा इंटू मॉड ऑफ कॉस फाई। साइन मॉड साइन थीटा और मॉड कॉस फाई की मिनिमम वैल्यू कब होगी, तो मॉड साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कब होगी, किसी भी मॉडुलस की वैल्यू तो कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, मॉड साइन थीटा लाई करता है 0 से 1 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू होगी 0। तो आपके पास इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी इंटू सी, 0 इसकी मिनिमम वैल्यू। चाहो तो इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए आप इसको अलग से लिख दो, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी मॉड ऑफ साइन थीटा मॉड ऑफ कॉस। मैक्सिमम वैल्यू के लिए साइन थीटा किसके बीच में लाई करता है, साइन थीटा लाई करता है 0 से 1 के बीच में, मॉड कॉस फाई किसके बीच में लाई करता है, वो भी लाई करता है 0 से 1 के बीच में। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1 मॉड की, इसकी मॉड की मैक्सिमम वैल्यू होगी 1। अब होगी वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी साइन और कॉस की, वो मिलेगी 0 क्या 0, कब होगी तो भी आपको मिल जाएगा। कब होगी, जब साइन थीटा 0 होगा। साइन थीटा 0 कब होगा, साइन थीटा 0 कब होगा, इट मींस एंगल बिटवीन एंगल थीटा इज 0, मतलब दो वेक्टर आपके पैरेलल है जो कोलिनियर हो जाए। तो ये सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट एबीसी की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं पूछ रहा हूँ, ये तो मॉड है, ये तो फिक्स वैल्यू है, जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, साइन कॉस पे डिपेंड करेगी। ठीक है ना, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने पूछी तो मैक्सिमम वैल्यू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी कब मिलेगी, वो एक अलग बात है, हमने पूछा नहीं लेकिन हमने बता दिया भाई ये एंगल होना चाहिए। और मिनिमम कब मिलेगी, साइन कॉस की मिनिमम वैल्यू तो 0 ही है, 0 0 आ गई। अब आईआईटी में जो क्वेश्चन पूछा उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा, तब ए क्रॉस बी dot C. This is equal to mod of A, mod of B, mod of C. Then find angle between vector A, comma vector B and vector C. ये क्वेश्चन है आईआईटी का, मैंने फाइंड कह दिया, उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे। तो अगर ध्यान से देखो तो आपसे कुछ नहीं कहा है, वो घूम फिर कर यही बोल रहे हैं इसकी मैक्सिमम तो कह रहे हैं ए क्रॉस बी डॉट सी इतने के इक्वल है। ए क्रॉस बी डॉट सी की डेफिनेशन अपने कर लीजिए, ए क्रॉस बी डॉट सी की डेफिनेशन अप्लाई करिए, क्या है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी
into sin theta into cos phi is equal to mod of A mod of B mod of C। mod of A mod of B mod of C पूरे के पूरे कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। आधा कैलकुलेशन तो ऑलरेडी समझा चुका हूं। cos थीटा into sin phi should be equal to 1, ठीक। तो sin थीटा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, एंड cos phi आपका 1 हो जाएगा, ठीक। अब sin थीटा अगर 1 है तो किस एंगल पे 1 होगा? 90 पे। तो एंगल थीटा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। और cos phi अगर 1 है तब 1 होगा जब एंगल phi आपका 0 हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैंने आपको प्रूफ किया। लेकिन ध्यान रखिएगा जो रिजल्ट लिखा ना इसकी एक केस, एक और केस पॉसिबल है। और अगर ए एंगल थीटा 90 है इसका मतलब ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, इसका मतलब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। और एंगल फाई 0 का मतलब क्या हो जाएगा? जो एन कैप इज पैरेलल टू वेक्टर सी। एंड एन कैप किसकी डायरेक्शन है? ए क्रॉस बी की। और ए क्रॉस बी क्या होता है? ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ये ए और बी है, इस पे ये ए क्रॉस बी, और यही एन कैप की डायरेक्शन। और ये एन कैप के पैरेलल कौन है? इस एन कैप के पैरेलल ये वेक्टर आपका सी है। ऑब्वियसली जब एन कैप ए और बी पे परपेंडिकुलर तो वेक्टर सी भी ए और बी पे परपेंडिकुलर हुआ। समझ में आ रहा है आपको? तो अब मैं कह सकता हूं बेटा कि एन कैप अगर सी के पैरेलल है, इट मींस ए क्रॉस बी is parallel to C. It means C is perpendicular to A and C is perpendicular to B. और पहले से क्या मिला? A is perpendicular to B। फर्स्ट से मिला A is perpendicular to B, और लास्ट टू से मिला कि C is perpendicular to A and B। इन तीनों को अगर मिला दोगे तो आई कैन से A, B, C are mutually perpendicular। ध्यान से सोचिए, कोई डाउट हो तो बताइए। यहां पर एक केस और पॉसिबल है इस इक्वेशन के ट्रू होने के लिए। इसके ट्रू होने के लिए एक केस और पॉसिबल है। एक तो हुआ कि दोनों का प्रोडक्ट आपका जो साइन और कॉस का 1 और 1 होना चाहिए। ध्यान रखिए बीच में एंड लगा हुआ है और नहीं चलेगा। ये 1 हो जाए और ये 1 नहीं हो, कुछ और हो जाए तो प्रोडक्ट 1 नहीं आएगा। तो इसको भी 1 होना चाहिए, इसको भी 1 होना चाहिए। एक और केस पॉसिबल है कि साइन थीटा को -1 होना चाहिए और कॉस फाई को भी -1 होना चाहिए। केस 2, साइन थीटा -1 हो जाए एंड कॉस फाई भी -1 हो जाए। अब देखते हैं इससे क्या मिलता है। साइन थीटा अगर -1 हो जाए, ठीक है, साइन थीटा अगर -1 हो जाए तो थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये बन जाएगी 3π/2 या -π/2। और cos फाई अगर माइनस हो जाए तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। इससे रिजल्ट क्या बनता है, देखते क्या बनता है। ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, और एंगल ये था थीटा। अब आपने बोल रहे हैं 3π/2। 3π/2 मतलब ये वैल्यू आपके पास, तो मैंने कहा ये वेक्टर, इस केस में वेक्टर ए ये हो रहा है, ये 93, ये एंगल बन रहा है आपके पास 3π/2। नहीं, एंगल का जो मेजरमेंट का डायरेक्शन वो चेंज। और आपके पास अभी एन कैप और सी, तो इसका मतलब एन कैप अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में अगर एन कैप लग रहा है तो सी आपका उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। ऐसा हो रहा है। एक वेक्टर जो ये एन कैप अगर ये आपका टिप है, मान लो एन ढक्कन है, ये जो टिप है, एन कैप अगर यू आ रहा है तो सी आपका पीछे की तरफ जा रहा है, उसका जो ये है टिप वो आपका पीछे की तरफ जा रहा है। ऐसा देखो, एन कैप अगर यू जा रहा है, एन कैप अगर यू जा रहा है तो सी आपका पीछे जा रहा है, लेकिन है तो पैरेलली, अल्टीमेटली घूम फिर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होंगे, लेकिन डायरेक्शन थोड़ी सी रिवर्स जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर सी आपका ऐसा है जो तीनों पे परपेंडिकुलर है, ये भी है, लेकिन जो एन कैप की डायरेक्शन होगी वो कुछ नीचे की तरफ, उल्टी डायरेक्शन होगी, तभी एंगल पाई बनेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये भी 90 डिग्री बनेगा। अगर देखा जाए तो ये -π/2 बनेगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा और यही परपेंडिकुलर, यहां से भी पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही मिलेगा।
ठीक है, तो यहां से भी मैं कहूंगा ए बी सी आर म्यूचुअली। ये क्वेश्चन आपको आईआईटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, और घूम फिर के देखा जाए तो वही है जो अपन ने पिछले केस में लिखा था। वहां पे हमने मॉड ऑल लगा दिया था, यहाँ मॉड नहीं लगाया, इसलिए सेकंड केस भी बन गया। अगर मॉड लगा देता तो इस पे मॉड लग जाता, और जैसे ही मॉड लग जाता सेकंड केस बन गई, फर्स्ट केस ही काम हो गया। तो अब ये बेटा आपको एग्जैक्टली अब याद हो जाना चाहिए कि ए क्रॉस बी डॉट सी, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ सी, ये एक्चुअल में इसकी मैक्सिमम वैल्यू है मॉडुलस की, बल्कि इसके मॉडुलस की मैक्सिमम वैल्यू है। एंड दिस विल बी ओनली पॉसिबल व्हेन वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ गए? क्लियर होगी बात? देखिए बिल्कुल सिंपल थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन है, आईआईटी वाला पूछ चुका है इसको। चलिए अब आ जाइए प्रॉपर्टी, बस इतनी थ्योरी है इसके अंदर। अब इसकी प्रॉपर्टियां हैं और उसको अपने को समझना है, और क्योंकि ये डिटरमिनेंट से रिलेट होगा तो डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन इसमें आएगा।